नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूरोप के अंदर भीषण हीट वेव और फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट दिखाई दे रहे हैं। द हिंदू के एक आर्टिकल में भी इस चीज को कवर किया गया है और कई सारे आर्टिकल्स के अंदर इस चीज को कवर किया गया है। बात ये आती है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपीएससी के सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी में डायरेक्टली लिखा है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के सेलिएंट फीचर इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा जियो फिजिकल फिनोमिना, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन जैसे कई सारे जियो फिजिकल फिनोमिना। ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस कारण से ये टॉपिक भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बात आती है यूरोप के अंदर ये फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट किस तरीके से बढ़ रहे हैं और हीट वेव हम लोगों को कैसे दिखने को मिल रही है। पुर्तगाल के आसपास वाले रीजन के अंदर, स्पेन वगैरह के अंदर लगातार फॉरेस्ट फायर होने की वजह से तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। स्पेन के अंदर 25,000 हेक्टेयर तक की जमीन जो है फॉरेस्ट के अंदर वो जल चुकी है, जिसकी वजह से 18 म्यूनिसिपालिटीज को खाली करना पड़ा। फ्रांस के अंदर 11,000 हेक्टेयर तक का फॉरेस्ट जल रहा है, 14,000 लोग इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं और 1200 फायर फाइटर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ग्रीस के अंदर 71 बड़े आग के इंसिडेंट हम लोग को दिखाई दिए पिछले 24 घंटे के अंदर और लगभग 150 फायर फाइटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, उसके 50 किलोमीटर दूर ही फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट दिखे। मतलब जर्मनी के ऊपर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है कि फॉरेस्ट फायर हमको दिखाई दे रही हो। इसके पहले भी यूरोपियन फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी 2021 के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया था कि 2021 के अंदर जो यूरोप के अंदर फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट दिख रहे थे, ये 2000 के बाद में सबसे सीवियर फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट है। इतना ही नहीं, 2021 के अंदर टर्की के अंदर 2,06,013 मिलियन हेक्टेयर तक का फॉरेस्ट जल चुका था। इटली के अंदर 1,59,537 मिलियन हेक्टेयर तक का फॉरेस्ट जो है वो जल चुके हैं। नॉट जस्ट दिस, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। एग्रीकल्चर के अंदर भी जमीन जो है वो लगातार जलती हुई हम लोग को दिखाई देती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर भी भारी असर पड़ता है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों को समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो इस क्लास के अंदर लाइव जुड़ो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स अ हाई टाइम, आप लोग ले सकते हो। जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोड यूज करते हो SRC10, तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट आपको दिए जाएंगे, पर्सनली 1-on-1 गाइडेंस आपको मिलेगी, पर आपको कोड जो यूज करना होगा वो है SRC10। और दोस्तों, 22 तारीख तक अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉरेस्ट फायर कैसे होती है। देखो यार, कहने को वो फॉरेस्ट फायर है, पर हकीकत में तो वो आग ही है, अग्नि है। अब सवाल उठता है कि कहीं पे आग लगानी है तो किस चीज की जरूरत होती है। अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बदलेना। 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली होती है फ्यूल, दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरी होती है हीट। मतलब कहीं पे भी आप आग लगाते हो तो आपको कहीं फ्यूल भी तो चाहिए। मतलब जैसे माचिस भी जला रहे हो तो उसके अंदर फ्यूल चाहिए, लकड़ी चाहिए। लकड़ी भी अपने आप में एक फ्यूल है। तो फ्यूल की पहली जरूरत होती है। दूसरा हीट, आप उसको जब घर्षण करते हो तो वो हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से वो जल पाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। जब गर्मी में आप लोग तापते हो, वो आग तापते हो, और आग जब बुझ जाती है तो हवा देते हो, फूंक देते हो, ताकि वहां पर ऑक्सीजन मिले और आग भड़के। आग को भड़काने के अंदर ऑक्सीजन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आग लगाना है तो 3 ही चीजों की जरूरत है। पहला है फ्यूल, दूसरा है हीट, तीसरी है ऑक्सीजन। अब अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर लकड़ी है तो पेड़ ही, पेड़ के अंदर लकड़ी है तो वो फ्यूल तो है। दूसरा कि ओवरऑल रूप से एटमॉस्फेयर के अंदर हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हम लोगों को कुछ देना है तो दैट इज हीट। अब ये हीट कहां से आती है? तो हीट जो है वो 2 तरीकों से आ जाती है। एक तो नेचुरल फैक्टर है और दूसरा हम लोग की हरकत है। नेचुरल फैक्टर क्या होता है? नेचुरल फैक्टर जब मौसम जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो, जब तापमान जो है वो वेदर बहुत ज्यादा गर्म हो, हवाएं जो है बहुत ज्यादा सूखी चले, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हीट सूरज की जो है वो मिलने लगती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर जो है वो हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि नेचुरली जब बिजली गिरती है तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाती है। जैसे आपने वो बाहुबली पिक्चर देखी होगी, उसके अंदर वो करता है, मतलब बाहुबली सबको एकदम पेड़ पे लटकाता है और कूद के ऐसे आता है तो ऊपर से बिजली गिरती है उसी समय पे और वो पूरा पेड़ जल जाता है, होता है। उसी तरीके से यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर भी दिखाई देता है। इतना ही नहीं, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। जैसे कोई इंसान है, वो चला गया कैंपिंग वैम्पिंग करने, वहां पर आग वाग ताप रहा है और आग तापते तापते पूरे जंगल को ताप दिया उसने। या फिर कई बार होता है कि बीड़ी बीड़ी फूकते हुए बीड़ी जला के वहां पे फेंक दी,
उसकी वजह से सूखे पत्तों में आग लगी, धीरे धीरे करके वो फॉरेस्ट फायर बन गई, छोटी सी चिंगारी, आग बनने में समय नहीं लगा। ये सारे कारण हो सकते हैं फॉरेस्ट फायर के होने के, पर ये तो नॉर्मल कारण है। पर अगर हम लोग ज्योग्राफिकल रूप से देखें तो इन कारणों को 4 भागों के अंदर डिवाइड किया जा सकता है ज्योग्राफी के अंदर। पहला है वेदर, कि मतलब मौसम गर्म होना चाहिए, तापमान जो है वो गर्म होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए, बादल होंगे तो सूरज को ढक लेंगे, सूरज की रोशनी नहीं आ पाएगी। हवाएं जो चल रही हैं वो सूखी होनी चाहिए, अगर गीली हवा होगी, मॉइस्चर वाली हवा होगी तो वो आग नहीं लगने देगी, क्योंकि आग को बुझाता है पानी। तो विंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विंड ही ऑक्सीजन ज्यादा लेके आती है, जब आप हवा देते हो तो और तेजी से आग जो है वो फैल पाती है। तीसरा है फ्यूल, लकड़ी जितनी सूखी होगी उतनी तेजी से आग जो है वो फैलेगी। साथ में टोपोग्राफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? कभी आपने देखा है, कभी ये चीज ऑब्जर्व की है कि फॉरेस्ट फायर के जितने इंसिडेंट है वो ज्यादातर आपको पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली हाइट जब होती है तो ऊपर हाइट के जो माउंटेन्स होते हैं यहाँ पर एक तो जंगल ज्यादा मिल जाते हैं, दूसरी चीज के क्या होता है, सूरज की रोशनी जो है वो यूं स्लैंटली आती है, पर पहाड़ों के ऊपर ये परपेंडिकुलर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से तापमान जल्दी बढ़ जाता है, आग लग जाती है। तीसरा कारण ये भी है कि आपने विंडवार्ड साइड और लीवर्ड साइड सुना होगा, तो लीवर्ड साइड आते आते हवा जो है वो बिल्कुल सूखी होती है, इसके कारण से टोपोग्राफी के ऊपर आप स्लोपी रीजन पे जो लीवर्ड साइड है उधर आग ज्यादा देखते हो। इतना ही नहीं, एक और कारण आपको ये भी दिखाई देता है कि जो माउंटेन होता है उसे हम लोग रेडिएशन विंडो कहते हैं, यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर तापमान बहुत कम भी होता है। मतलब ये सूरज की रोशनी को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेते हैं माउंटेन और बहुत जल्दी रिलीज भी कर देते हैं। जब बहुत ज्यादा रोशनी सूरज की इन पहाड़ों के ऊपर आती है तो आग के इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। सवाल उठता है कि यूरोप में फॉरेस्ट फायर क्यों हो रही है? इन 4 ही चीजों के आधार पर समझाऊंगा, ठीक है। पहला था वेदर, दूसरा था विंड, तीसरा था फ्यूल और चौथा था टोपोग्राफी। पहले वेदर समझ लो कि यूरोप का वेदर कैसे चलता है। यूरोप के वेदर की अगर हम लोग बात करें तो अभी 21 जून समर सॉलिस्टिस देखने को मिलता है। जब समर सॉलिस्टिस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर तो सूरज आ चुका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। आपको पता होगा कि धरती जो है, ये मान लो धरती है, ये अगर सूरज है तो धरती सूरज के सामने टिल्टेड एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि धरती का जो नॉर्दर्न भाग है वो सूरज के ज्यादा क्लोज आ जाता है, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, और जो चीज सबसे क्लोज होती है उसी चीज को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 21 जून में सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आ जाता है। अब आप समझ रहे हो कि सूरज जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आ गया है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया है। ये जगह पे, ये वाली लाइन देख पा रहे हो, इस लाइन पे आ गया है। पहले वो इक्वेटर पे हुआ करता था, अब आप देख रहे हो कि यूरोप के वो क्लोज आ चुका है, सूरज यूरोप के क्लोज आ चुका है। मतलब यूरोप के अंदर वेदर कैसा है? गर्म तापमान वाला है, गर्म तापमान वाला है। पहली चीज तो ये समझ में आ रही है। दूसरी चीज हम लोगों को क्या समझ में आ रही है? दूसरी चीज ये समझ में आ रही है कि ये जो 45 डिग्री है इसके थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन जो होता है यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है। हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? सूरज डायरेक्ट रोशनी दे रहा है, तापमान गर्म है, तापमान गर्म है तो प्रेशर कम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लो प्रेशर है और यूरोप के ऊपर हाई प्रेशर है, तो हवाएं जो है वो कुछ इस तरीके से चलने लगेगी, कुछ इस तरीके से चलने लगेगी। अब इस हवा को देखोगे तो यूरोप के अंदर ये हवा जो है वो कॉन्टिनेंट से समुद्र की तरफ जा रही है। कॉन्टिनेंट में कभी पानी मिला है क्या? तो उस हवा के अंदर मॉइस्चर होगा क्या? जब फ्रांस के ऊपर हवा चल रही है, विंड चल रही है, जो विंड आपको स्पेन के ऊपर दिख रही है, पुर्तगाल के ऊपर दिख रही है, ये सारी विंड कैसी है? सूखी विंड है, कम मॉइस्चर वाली है। सेकंड फैक्टर दैट इज विंड। थर्ड फैक्टर की फ्यूल, क्या हो रहा है? तापमान गर्म है, मैंने बताया। दूसरा, विंड के अंदर मॉइस्चर नहीं है, तो बादल जो है वो साफ दिखेंगे। साफ बादल होंगे तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट नीचे पड़ेगी, जिसकी वजह से पेड़ जो है उनके ऊपर से मॉइस्चर ज्यादा खींचने लगेगा सूरज, पेड़ सूखने लगेंगे, पत्तियां सूखने लगेगी, घास सूखने लगेगी। सूखी घास, सूखा पेड़ कैसा होता है? एक अच्छा फ्यूल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं। सॉइल का मॉइस्चर भी चल जाता है, इसकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट हम लोग को इस मौसम के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि यूरोप के अंदर जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाला रीजन है वहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। ये क्लाइमेट के अंदर विंटर रेनफॉल होती है, समर रेनफॉल नहीं होती है। मतलब समर के अंदर रेनफॉल नहीं है, क्लाउड नहीं है। ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट अभी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होती है। पर सवाल ये उठ रहा है कि फॉरेस्ट फायर तो होती है पर इसके इंसिडेंट लगातार बढ़ क्यों रहे? द मेन रीजन इज द क्लाइमेट चेंज।
पिछले एक शताब्दी के अंदर, एक सेंचुरी के अंदर हीट वेव के इंसिडेंट 5 से 10 गुना बढ़ चुके हैं और हीट वेव की इंटेंसिटी भी 5 से 10 गुना बढ़ चुकी है। कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमको क्लाइमेट के अंदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिल रही है, जिसके अंदर कई बार ड्रॉट, सूखा, तो कई बार फ्लड और बहुत तेज बारिश देखने को मिल रही है। यूरोप के अंदर जुलाई अगस्त तक जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता था वो जून में ही पहुंच गया है, पहले ही पहुंच गया है। 40 डिग्री के ऊपर तापमान हो गया है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज अभी देखने को मिल रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से? कार्बन एमिशन की वजह से। और ये अभी ही है, क्योंकि कोविड-19 के बाद में जब इकोनॉमी खुली तो उस दौरान में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी तो पॉल्यूशन बढ़ा, एयर पॉल्यूशन बढ़ा, कार्बन का एमिशन बढ़ा। मई 2022 के अंदर हम लोगों को सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन अभी तक का देखने को मिला, लगभग 420 ppm तक पूरे विश्व के अंदर हाईएस्ट कार्बन एमिशन पिछले 4 मिलियन साल के अंदर देखने को मिला, जो दर्शाता है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कारण है ये हीट वेव का। और इन हीट वेव की वजह से फॉरेस्ट फायर का भी एक बड़ा कारण हम लोगों को क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। अब जब ये फॉरेस्ट फायर होती है तो इस फॉरेस्ट फायर की वजह से नुकसान क्या होता है? देखो, जान मान की हानि तो डायरेक्ट हो रही है, प्रॉपर्टी की हानि डायरेक्ट हो रही है, जानवरों का मरना डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ये सब तो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है, फॉरेस्ट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो फॉरेस्ट नष्ट हो रहा है। जब फॉरेस्ट जल रहे हैं तो उनमें से धुआं निकल रहा है, तो जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। PM 2.5 का कंसंट्रेशन जो है वो लगातार बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और ज्यादा देखने को मिलेगी। मतलब अगर फॉरेस्ट फायर एक जगह पे है तो इसका असर दूसरे दूर खड़े व्यक्ति के ऊपर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग SRC10 कोड का यूज कर सकते हो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे। साथ में आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इस क्लास की PPT PDF आपको सब कुछ वहां पर मिल जाता है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर 20% तक के आपको अनअकैडमी के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर 22 जुलाई तक ही अवेलेबल है। साथ में 2 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेते हो तो 20% डिस्काउंट के साथ में आपको CSE एश्योर मिलेगा। यानी कि अगर 2 साल बाद आपका रिजल्ट ऐसा नहीं आया जो आप उम्मीद कर रहे थे, तो अनअकैडमी आपकी आगे की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। इतना ही नहीं, मेंस की और प्री की टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल यानी कि किताबें आपको अनअकैडमी द्वारा दी जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।